जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सेल्फ उसामा अली और आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ कूलम्स लॉ पर डिस्कशन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। और पिछली जो वीडियो मैंने चार्जेस की बेसिक कंसेप्ट्स पे अपलोड की थी वो आप सब ने ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख के अपने चार्जेस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लें जी। कूलम्स के बारे में बात करते हैं कि ये कूलम ला देने वाला जो चार्ल्स कूलम था, बेसिकली एक शख्स था चार्ल्स कूलम, उसने हमें एक ला दिया। और ये ला हमें क्या बताता है? ये कूलम्स ला हमें बताएगा इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। जैसे देखें जी, दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। कोई भी दो चार्जेस जब इंटरेक्ट करते हैं, जब इनकी इंटरेक्शन होती है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज क्यू पॉजिटिव है और एक चार्ज क्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो लाजमी है फिज़िकल इंटरेक्ट हों, एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स कब होती है? जब दोनों ऑपोजिट चार्जेस हों। अनलाइक चार्जेस के टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है और लाइक चार्जेस के टाइम पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, यानी कि चार्ज एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। अगर लाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर से क्लियर कर लेनी है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। अब इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का हमें ये तो पता चल गया कि जब भी चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, दूर करेंगे। जब चार्जेस करीब आएंगे तो वो कहेंगे चलो भी, या तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे या एक दूसरे के पास आ जाएंगे, या दोस्ती कर लेंगे या क्या करेंगे, लड़ाई कर लेंगे। दोनों काम यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ चार्ज जब होती है तो करते हैं। जैसे कोई दो इंसान है, अगर उन दोनों की आपस में अच्छी बनती है तो वो दोस्ती कर लेंगे, और अगर नहीं बनती तो वो दूर चले जाएंगे। इसी तरह चार्ज अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के पास एक दूसरे के जैसी खसूसियत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव चाहता है, तो वो आपस में मिल जाएंगे। यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है। और अगर दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो वो क्यों पास आएंगे? वो कहेंगे जी मेरे पास तो ये पहले ही है, दूर हो जाएंगे। तो ये सारी गेम है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ तक तो बात मैंने आपको जो की है ये थी, ये जो आज हमने कूलम्स लॉ पढ़ना है, इसके पीछे की कहानी कि हमें ये पता चल गया कि चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता था कि कितना अट्रैक्ट और कितना रिपेल करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालाइजेशन, या आपने इसमें क्या करना है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके पास हाउ मच को बताता है। क्या बताता है? हाउ मच, कि कितना। इससे पहले आपने जो देखा है स्टूडेंट्स, वो ये देखा है कि जो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये आपको पता है। लेकिन कितनी होगी ये हमें बताएंगे सर कूलम्स। सर चार्ल्स कूलम ने एक लॉ दिया, ये 1884 की बात है, 1884 की बात है, जब इन्होंने हमें एक बहुत ही प्यारा सा लॉ दिया। और ये लॉ क्या था? ये लॉ हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फोर्स व्हेन द चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये बेसिकली चार्जेस की इंटरेक्शन के वक्त उनकी एक दूसरे पर लगने वाली फोर्सेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब क्या है जी, इसको बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं ताकि आपकी इसके बारे में पढ़ने से पहले ही आपकी ग्रिप जो है बन जाए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है। कूलम्स लॉ हमें कहता है जी कि जो फोर्स होती है ना चार्जेस के दरमियान, जैसे लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस जब आपस में क्या करेंगे, थोड़ा सा इनको बड़ा बना देते हैं ताकि आप इजीली
देख सकते, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है। ये इतने बड़े नहीं होते, ये सिर्फ मैंने शो करने के लिए बनाए हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये अगर चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा F1 जो 2 पे लगाएगा, और ये इस चार्ज पे F21 लगाएगा। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स कितनी होगी, ये चार्ल्स कूलम ने अपने कूलम्स लॉ में कहा कि जो फोर्स लगाएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट ले लेंगे। ये Q जितना होगा ज़्यादा और यहाँ Q2 जितना ज़्यादा होगा, दोनों का हमने ज़रब ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है। जितना ये प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा उतना F ज़्यादा निकलेगा। अब Q1 बड़ा होगा, Q2 चाहे छोटा भी हो, दोनों का प्रोडक्ट बड़ा निकलेगा। जैसे 5 × 1 = 5 आता है। इसी तरह से अगर दोनों बराबर यानी कि 2 × 2 दोनों 2 के हैं तो फिर भी = 4, तो करीब करीब इस तरह से दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। दूसरी बात इसने क्या बताई कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, यानी कि इस चार्ज के सेंटर से लेकर इस चार्ज के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसको R कहते हैं। ये बेसिकली दोनों चार्जेस के सेंटर का डिस्टेंस है। अब ये चार्जेस आपने याद रखना है, ये पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे चार्जेस। या इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो इसका ये मतलब है पॉइंट चार्ज का कि जो चार्ज होंगे ना ये इतने छोटे होंगे कि इनके दरमियान फासला जो है ना वो इनके जो डायामीटर से ज़्यादा होगा। यानी कि चार्ज जितना होगा ना उस चार्ज का जो डायामीटर है, यानी कि कितना बड़ा चार्ज होगा, फासले से छोटा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स कूलम्स लॉ ने दी, और जब इन दोनों को मिलाएंगे हम तो हमारे पास नई स्टेटमेंट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है जो ये मैंने आपके सामने लिखी है, ये बेसिकली कूलम्स लॉ की सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ये कूलम्स लॉ हमें बता रहा है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। अब आपको पता है जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगा और कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ होगा के कांस्टेंट है, के बड़ा क्या होता है, यहाँ पे के होता है कूलम्स कांस्टेंट। के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट। ये बेसिकली जो कांस्टेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं। जैसे आपने इससे पहले ग्रेविटेशनल लॉ में कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये एक्सपेरिमेंट्स की मदद से मालूम होते हैं। ये आपने याद रखना है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे यहाँ पे जो कूलम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 9 × 10⁹9। कूलम्स कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है। यूनिट कैसे निकला है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। और ये आपने जो के है ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये के डिपेंड करेगा मीडियम बिटवीन द चार्जेस। इसकी डिपेंडेंसी जो है मीडियम पे है कि चार्जेस के दरमियान किस किस्म का मीडियम है। जो चार्जेस हैं इनके दरमियान जो मीडियम है ये क्या है, हवा है, पानी है, गैस है, सॉलिड है, क्या है, ये उस चीज़ पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये कांस्टेंट होती है, हर मीडियम के लिए के की अपनी वैल्यू होगी। तो ये इसमें यहाँ तक अब तक गेम जो हमने पढ़ी है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर यहाँ तक कोई इशू हो तो आप मुझसे कंसर्न कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास लॉ जो आ गया है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर। ले जी, ये अभी हमने लॉ प्रूव किया F = Q1 K Q2 डिवाइडेड बाई R²। और इसके बाद मैंने आपको K के बारे में अब मज़ीद बताना है कि K बराबर होगा 1/4 πε0। यहाँ पे आपको पता है 4 और पाई कांस्टेंट डिजिट्स हैं, और ε0 जो है ε0 यहाँ पे क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है।
जब चार्जेस के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी तो तब हम सिंपल के की ये वैल्यू यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई मीडियम आ जाएगा चार्जेस के दरमियान तो तब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और फैक्टर आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस फैक्टर क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। वो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 क्रॉस 10 इसकी पावर -11। अब ये इन्वर्स में के जो यूनिट होंगे इसके यूनिट्स भी इन्वर्स हो जाएंगे। जैसे के का यूनिट न्यूटन था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, तो इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। आगे इसके बाद जो अगली बात है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अक्सर औकात पेपर्स में पूछा जाता है। वो क्या है, वो ये है कि कूलम्स फोर्स म्यूचुअल फोर्स होती है। ये मैं यहाँ लिखता हूँ जी, म्यूचुअल फोर्स क्या होती है। आप लोगों ने अब तक म्यूचुअल फ्रेंड्स का वर्ड सुना हुआ है, म्यूचुअल फ्रेंड्स फेसबुक पे सुनते होंगे आप अक्सर औकात। म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जो मुश्तरका होते हैं, म्यूचुअल कहते हैं मुश्तरका को। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फोर्स है, कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता। सिंपल Q1 Q2 ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं बल्कि रिपेल करेंगे, और अगर दोनों एक नेगेटिव होंगे फिर भी रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हो चुकी है। अब ये जो चार्जेस हैं ये म्यूचुअल फोर्स क्या होती है कि जो यही चार्ज इस पे लगाएगा F12 और ये जो इस पे लगाएगा F21, ये दोनों वेक्टर फोर्सेस होंगी और इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है ये आपने याद रखनी है। ये डायरेक्शन हमेशा वो होगी, उस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को मिला रही है, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगनी है। कूलम फोर्स याद रखेगा, फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरेक्टिंग चार्जेस। जो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उनको, उनके सेंटर्स को, उस लाइन के अलोंग कूलम्स फोर्स लगती है। अब म्यूचुअल फोर्स की बात पे आते हैं वापस। तो म्यूचुअल फोर्स हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, म्यूचुअल फोर्स कहती है कि ये जो चार्ज है, ये जितनी फोर्स F122 चार्ज पे लगाएगा, F21 भी बराबर होगी इसके, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये वाली फोर्स इस फोर्स के बराबर है लेकिन डायरेक्शन में उलट है। और हमें नज़र भी आ रहा है ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में ये हमें बताता है। यहाँ तक बात मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इससे अगले स्टेप में बात करते हैं कि जब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो ये फोर्स होती है इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये आपने अच्छे से देख लेना है। यही जो कूलम्स लॉ अभी हमने पढ़ा है इसमें एक नया फैक्टर आ जाएगा, आप देखिएगा। देखें जी, ये दो चार्ज थे Q1 Q2। अब इन F12 या F21 लग रही थी नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप याद रखिएगा कि जो F21 और F12 नेगेटिव साइन के साथ तो आई है, लेकिन जब हम इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना तो ये बराबर हो जाती है, यानी कि नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। आपको पता है जब मैग्नीट्यूड लिया जाता है तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने लगा हूँ, अगर यहाँ दरमियान में कोई मीडियम आ जाता है, कोई भी मीडियम कैन भी एयर हो सकती है, गैस हो सकती है, कोई भी लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो ये आपके पास जब एयर, ये तीन कोई भी मीडियम आ जाएगा तो उस वक्त ये वाली फोर्स जो F फोर्स लगेगी वो क्या फ़र्क उस पर पड़ेगा, देखिएगा। ये जो F फोर्स होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के फैक्टर से चेंज हो जाएगी। यानी कि ये एप्सिलॉन R क्या है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इससे पहले जो एप्सिलॉन नॉट था वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
मीडियम है कि जो मीडियम आया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन आर की क्या वैल्यू होगी, और ये क्या करेगा, ये के की वैल्यू को चेंज कर देगा। के की असल जो वैल्यू है ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये यही है, ये के है बेसिकली, ये जो पड़ा हुआ है आपके सामने ये के है। तो के स्टूडेंट्स ये होता है। अब पहले मैंने इस एप्सिलॉन आर को क्यों नहीं लिया था, क्योंकि फ्री स्पेस में या एयर में ये तकरीबन 1 होता है, इक्वल टू 1 इन फ्री स्पेस और एंड एयर में 1 नहीं होता, 1.006 होता है जो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो ये आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट ये एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ भी हैं, ये आपने याद रखनी है। जैसे वैक्यूम और एयर की 1 है, और इसके अलावा जो आपके पास लिक्विड है अमोनिया की 22 से 25 है, बैकलेट की 5 से 18 है, जर्मेनियम की 16 है, ग्लास की 4.8 to 10 है, मीका की 3 to 7.5 है, पैराफिन पेपर की 2 है, रबर, ये बुक में टेबल बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट में वाटर की 78.5 होती है, यानी कि अगर इनके दरमियान वाटर आ जाए तो ये इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू 78.5 होगी, और आप इमेजिन करें कि ये फोर्स जो है 78.5 टाइम्स कम हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर आने से क्या होता है, एप्सिलॉन आर आने से जो कूलम्स फोर्स है ये कम हो जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन नशीन अभी कर लें कि एप्सिलॉन आर आने से मीडियम की प्रेजेंस में जो कूलम फोर्स है इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कूलम फोर्स जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, और किस फैक्टर से डिक्रीज़ होगी, 1 बाय एप्सिलॉन आर से, यानी कि जो भी ये होगा। देखें ना, ये अगर मैंने मीडियम की प्रेजेंस वाले को कूलम फोर्स को एफ डैश कह दिया, तो विदाउट मीडियम के हमारे पास एफ थी, उसको एफ कह दें विदाउट मीडियम। अगर विदाउट मीडियम एफ है तो एफ डैश बराबर होगी एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। अब ये एप्सिलॉन आर इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ डिवाइडेड बाय एफ डैश, यानी कि एक इसकी ये भी डेफिनेशन होती है ये एप्सिलॉन आर की, इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक वर्ड मैंने अभी बोला है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जो भी मीडियम इनके दरमियान में आएगा ना, उसके 2 पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पोल्स बन जाएंगे। डाई इलेक्ट्रिक का ये मतलब है 2 पोल्स ऑफ मीडियम के 2 पोल्स बन जाते हैं, एक साइड पे पॉजिटिव चला जाता है मीडियम का और एक साइड पे नेगेटिव चला जाता है। जैसे ये मीडियम आया है तो इसके एक साइड पे पॉजिटिव हो जाएंगे, दूसरी साइड पे नेगेटिव, ये पोल्स बन जाते हैं। और यही रीज़न है फोर्स के कम होने की, असल फिजिकल कंडीशन ये है। ये आगे टॉपिक है आपका कैपेसिटर वाले केस में, इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये बात है कि रेशो जो होती है फोर्स की विदाउट मीडियम एंड फोर्स की इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, वो बराबर होती है एप्सिलॉन आर की। तो ये सारी बातें थी जो मैंने बड़े ही कम्प्रीहेंसिव अंदाज में और कंसेप्चुअल अंदाज में आपको बताई हैं। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझसे इनबॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होऊंगा आपकी क्वेरीज़ का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।